रियल एस्टेट अंडररेटेड एसेट क्लास जो लोग अभी देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वी वुड नॉट नो। इंडिया एक ऐसे मोड पे है जहाँ पे ये सब चीजों की जरूरत है। टुडे यू एंड आई आर यूज्ड टू 10 मिनट में कुछ डिलीवरी हो, तो वो कहाँ से होगी इफ यू डोंट हैव इन सिटी वेयर हाउसिंग। सो वेयर हाउसिंग का इतना डिमांड बढ़ा हुआ है। सिमिलरली विद डेटा सेंटर, I am making predictions for your life right now. आज इतने पॉपुलर हो चुके हैं दैट उसमें रिटर्न्स आर मच हायर देन अ रियल एस्टेट रेसिडेंशियल और कमर्शियल एसेट। ओके, टेल मी साइंस किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट यू फील लाइक ये मे बी शेडी साइड हो सकता है। इफ मान लीजिए कि गवर्नमेंट लैंड है एंड कोई उसको छुपाने का कोशिश कर रहा है या मार्केटिंग मटेरियल में नहीं डाल के ही इज ट्राइंग कि आप क्वेश्चन पूछिए, सो दैट्स समथिंग दैट्स अ रेड फ्लैग। गिव मी अ प्रोसेस लाइक अ चेकलिस्ट बिफोर आई बाय अ फ्लैट। सो अगर फ्लैट खरीद रहे हैं एंड आई एम अज्यूमिंग अंडर कंस्ट्रक्शन खरीद रहे हैं, वहाँ पे एटलीस्ट बिल्डर का लैंड टाइटल क्या है, गवर्नमेंट लैंड है, फ्री होल्ड है, अप्रूवल्स कि आप कौन से फ्लोर पे खरीद रहे हैं उसके अप्रूवल्स बिल्डर के पास है कि नहीं, एंड थर्ड ऑब्वियसली द बिल्डर्स पेडिग्री, अगर कौन से ग्रेड का है। फोर्थ इज कि आप जो फ्लैट खरीद रहे हैं उस पे लोन है कि नहीं बिल्डर का, तो आप एनओसी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे। तो ये एटलीस्ट 4 or 5 थिंग्स आर मोस्ट क्रिटिकल। बट ये सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, पानी की, प्लम्बिंग खराब हो गई या ये सारी चीज़ों में बिल्डर टेक्स एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अंडर लॉ स्टैट्यूटरीली ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 साल तक बिल्डर लेता है। आप एक लेटर लिखिए बिल्डर को, ही हैज टू लीगली लुक एट दैट प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इट। रिच लोग, अल्ट्रा वेल्दी लोग ये कैसे सोचते हैं रियल एस्टेट के बारे में वर्सेस एक नॉर्मल जिसके पास सिर्फ थोड़ा सा ही वो शायद अपना सिर्फ घर ही खरीदेगा, वो कैसे सोचता है? गिव मी वन मिस्टेक जो इंडियंस करते हैं एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट के लिए इंफॉर्मेशन तो बहुत है बट रियल एडवाइस मिलना इज अ चैलेंज एंड दैट्स व्हाई एक फियर हमेशा रहता है व्हाइल बाइंग अ हाउस कि क्या हम सही डिसीजन ले रहे हैं। शुड आई लुक फॉर मोर ऑप्शंस? नो मैटर आप कितनी भी रिसर्च कर लो, यू स्टिल फील अनश्योर अबाउट योर डिसीजंस। इसी ट्रस्ट गैप को ब्रिज करने के लिए बिरला एस्टेट्स, जो आदित्य बिरला ग्रुप का एक रियल एस्टेट आर्म है, ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कॉल्ड रियल एडवाइस, जो हेल्प करता है आपको टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट बाय ब्रिंगिंग एक्सपर्ट्स एंड रियल एक्सपीरियंसेस ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ताकि आप सेफ और बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। We are doing this special series with them so you can make use of that real advice. आज के हमारे गेस्ट हैं हर्ष पारीक, पार्टनर एट खेतान एंड को, और हम उनसे जानेंगे रियल एस्टेट का बिगेस्ट मिथ क्या है, बिल्डर चूज करते वक्त सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है, और बिफोर बाइंग अ फ्लैट कौन सा 10 स्टेप लीगल चेकलिस्ट फॉलो करना चाहिए। एपिसोड एंड तक जरूर देखिए। टू नो मोर अबाउट बिरला एस्टेट एंड रियल एडवाइस इनिशिएटिव, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। गिव मी वन मिस्टेक, सिंगल बिगेस्ट मिस्टेक जो इंडियंस करते हैं एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी। सिंगल बिगेस्ट मिस्टेक, नेगोशिएट करते हैं ओनली ऑन प्राइस। व्हेन अ बायर गोज टू बाय, उसका मेन एजेंडा यही होता है कि मुझे ये चीज़ मार्केट से कम में कैसे मिले, वर्सेस वो छोड़ देता है ये देखना कि प्रोजेक्ट एज सच कैसा है, प्रोजेक्ट सेफ है, प्रोजेक्ट के टाइटल क्लियर है, प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स क्लियर है, ये सब चीज़ें पूछने से ऊपर वो सिर्फ प्राइस पे कंसंट्रेट करता है। एंड आई थिंक दैट्स द सिंगल लार्जेस्ट मिस्टेक कि आज आप मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में घर खरीद रहे हैं विच इज़ ऑन द 30th फ्लोर, आप एक बिल्डर के सामने बैठे हैं, आपने एक बार भी ये नहीं पूछा होगा कि भाई मेरे 30th फ्लोर का अप्रूवल है कि नहीं आपके पास, कि आपका लैंड जो है वो गवर्नमेंट लैंड है कि आपका खुद का ओनरशिप का है, आपको कितना टाइम लगेगा। ये पूछने के अलावा आप ये पूछते हैं आप मेरे को कितना कम में करेंगे, एक पार्किंग ज़्यादा मिलेगा कि नहीं, आप मुझे क्लब मेंबरशिप फ्री देंगे कि नहीं। तो आई थिंक इंडियंस ये एक सबसे बड़ी गलती करते हैं व्हेन दे बाय लैंड और बाय फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स और एनी कमर्शियल। ये मुद्दे के क्वेश्चन पूछने से अच्छा सिर्फ पैसे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बट ये अज्यूम भी करते हैं ना बहुत लोग कि ये सब तो सही होगा ही, उसके बाद प्राइस पे बात हो रही है। सी फेयर, वो अज्यूम करना एक फेयर बात है, बट जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे लोग अपनी खुद की पूरी कमाई लगा देते हैं, तो आई फील दैट अज्यूम करना ठीक बात है, बट उसको एक प्रूफ करना भी एक आपका खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब भी कोई भी चीज़ खरीदते हो, कोई भी ब्रांड से खरीदोगे, आप देख के खरीदते हैं
तो ये चीज़ ऐसी है कि जहाँ पे आप अज्यूम करिए, बट इट हैज़ टू बी स्पोकन एंड हैज़ टू बी अंडरस्टूड। बिकॉज आज इवन रेरा का कानून में भी ये लिखा हुआ है कि बिल्डर को हर चीज़ देनी है आपको, एंड बिल्डर देता है एंड आपको देखनी है। आज इतना इजी हो गया है कि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट देखना हो, आप रेरा वेबसाइट पे जाइए, उधर सब डेटा है। पर आपको मैं बोलता हूँ कि 10 में से 8 लोग नहीं जाते और देखने वाली चीज़ें नहीं देखते। तो इट्स एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आपको पूरा प्रोजेक्ट डिटेल मिलती है। आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाइए, आपको हर प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिल जाएगा कि उसने कितने पैसे भरे हैं, कब भरे हैं, क्या है। पर ये कोई करता नहीं है, बिकॉज आइदर एज यू सेड अज्यूम कर रहे हैं या हियर से पे जा रहे हैं कि लोगों ने, किसी ने बोला कर दो, मैंने किया है तो कर दिया। सो आई थिंक दिस इज़ अ बिग मिस्टेक कि लोग आज आप देखेंगे, और आज 7 लोग 10 में से जब घर खरीदते हैं तो एडवाइस लिए बिना करते हैं, लीगल एडवाइस होती नहीं है। एंड आप आपके सर्कल में ढूंढेंगे तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, बोलेंगे मैंने ये फ्लैट बुक कर लिया है, कर लिया, पर उसके पास कोई लीगल एडवाइस नहीं है। वो उसके टैक्स एडवाइस लेगा बट लीगल एडवाइस नहीं लेता है। सो दैट्स अगेन द वेरी बिग मिस्टेक। सबसे ट्रिकी क्या होता है रियल एस्टेट लॉ में, जहाँ पे कोई फेयर थिंग है ही नहीं, राइट और रॉन्ग है ही नहीं, इट्स ऑलवेज ग्रे। सी आई थिंक ये एक मिसकंसेप्शन है, इफ यू आस्क मी। एक इमेज बनाई गई है कि बिल्डर्स आर ऑलवेज बैड और रॉन्ग और बच के रहिए। आई थिंक वो एक गलत परसेप्शन चला है एंड आई थिंक दैट शुड स्टॉप। एक टाइम ऐसा होता है कि हर इंडस्ट्री में ऐसा एक प्लेयर होता है जो ब्लैक शीप होता है, तो उसके वजह से आप पूरे इंडस्ट्री को यू कांट पेंट विद द सेम ब्रश कि हर आदमी खराब है। इसमें ऐसा नहीं है कि लोगों ने पैसा नहीं घुमाया होगा, बट अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वो लोग ने एक्चुअली उनका डिलिजेंस किया था कि नहीं, उन्होंने क्या देख के इन्वेस्ट किया था। किसी के सुने से कि आप कर दीजिए, मैंने किया है, आप कर दीजिए। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया वही करते आए हैं, फ्रेंड ने बोला, कोई रिलेटिव ने बोला, कुछ दिखा नहीं, उसने बोला तो कर दिया, एंड देन वो भी डूबा और ये भी डूबा। दैट्स द सिचुएशन। एंड उसके वजह से एक इंडस्ट्री को पूरा एक ऐसा नज़रिया दिया गया है कि बच के रहिए, इट्स नॉट अ गुड इंडस्ट्री, बहुत यहाँ पे सब ठग्स है। बट पहले तो होता भी था, अभी कम हो गया है बहुत। पहले बहुत होता था, ऑलमोस्ट हर सिटी में आप कुछ ना कुछ नया सुनते थे कि दैट्स करेक्ट। एक वे में उन्होंने आर्म ट्विस्ट कर दिया, लूप होल ढूंढ लिया और आप गए। लाइक आई नो कि आई थिंक एक बहुत बड़ा जो चला था कि एक ही प्रॉपर्टी 25 लोगों को बेच दी, 50 लोगों को बेच दी। अभी दिल्ली में भी कोई पकड़ा गया। सो यस, तो ये होता था। दिल्ली में भी सेम हुआ ना? दिल्ली में सेम हुआ था, NCR में हुआ है, एंड ये नहीं होता था ऐसा नहीं है। अगेन एज आई सेड के 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे कोई बिल्डर ने वो करने का कोशिश किया आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ मेकिंग मोर मनी। ये चीज़ होती थी, अभी बहुत कम हो गई है थैंक्स टू सिंस लास्ट 10 years अपने रेरा एंड अदर थिंग्स ने एक बहुत बढ़िया चीज़ की है, ये कि जो रियल एस्टेट एज अ ऑप्शनल सेक्टर में आए थे कि मेरे पास बहुत पैसा है या कनेक्ट्स है तो मैं रियल एस्टेट करता हूँ, मेरा और कोई बिजनेस तो चल ही रहा है पर मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ, वैसे लोग अब बहुत कम हो गए। So now the players that you see are actually serious developers in the market. So the entire last 10 years, जो रेरा आया, demonetization, GST norms has segregated the mass and the class. So अब जो बचे हैं, they are real, genuine real estate developers जो कुछ सालों से करते आ रहे हैं, जिनकी legacy है। ऐसा नहीं है कि दिस इज जस्ट अनदर बिजनेस फॉर देम। ये खुद उनका ये एक थरो बिजनेस रहा है एंड दे टेक इट वेरी सीरियसली। तो पहले ऐसा होता था कि मान लो मेरा गारमेंट का बिजनेस है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत रुपया कमाया, तो मैं थोड़ा पैसा मेरा खुद का इक्विटी रियल एस्टेट में डालता हूँ। मेरे 10 फ्रेंड्स हैं जो डालने को रेडी है, पर मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है साइट पे एक प्लिंथ कैसे बनती है या साइट कैसे प्रोग्रेस करती है, अप्रूवल्स कैसे आते हैं, प्रीमियम कितना होता है, ये कोई अंदाज़ा नहीं है। बट जस्ट पैसा है, मैंने डाल दिया। अब मैंने पैसा डाला तो मैंने जाके प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लोगों ने मेरे में पैसा डाला, एंड देन बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है वो फील्ड का, आई हैव फेल्ड। एंड वो फेलियर की वजह से मेरे पैसे गए और मेरे साथ जिसने भी डाले उनके पैसे गए। तो ये बहुत केसेस होते थे पहले, जो अब बहुत कम हो चुके हैं, बिकॉज अभी the bar is set so high in terms of आपका reputation, goodwill, सोशल मीडिया का ज़माना है। किसी ने एक ट्वीट कर दिया बिल्डर के बारे में तो इट्स अ ह्यूज रिपरकशन। तो इसके वजह से जो ऐसे लोग थे जो सीरियस नहीं थे ये बिजनेस के लिए, वो सब निकल चुके हैं। अभी मोस्ट ऑफ देम आर रियल हार्डकोर डेवलपर्स जो लास्ट 20, 30, 40 साल से यही काम करते आए हैं। इंटरेस्टिंग। सारे बड़े बड़े लोग
रियल एस्टेट प्लेयर्स बन जाते हैं एट सम पॉइंट. व्हाई? So again, रियल एस्टेट ऐसी एक चीज़ है जहाँ पे अल्टीमेटली, एंड ये लास्ट 10 साल ने ये हमको दिखाया है कि जो सीरियस प्लेयर्स है वो आज टिके हुए हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल. आप देखेंगे एवरी डे यू विल रीड 100 crores, 500 crores, 200 crores अपार्टमेंट्स बीइंग सोल्ड. एक दो दिनों में 300-400 करोड़ के सेल्स हो रहे हैं. अब ये जो प्लेयर्स है, दीज गाइज आर ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स. लोगों को इनमें फेथ है, इनमें ट्रस्ट है. अब वो समाना नहीं रहा जहाँ पे मेरे पास बहुत पैसा मिल गया तो मैंने कोई एक लॉन्च कर लिया. रियल एस्टेट ऑल्सो इज़ वेरी सॉर्ट ऑफ पीपल टेक इट, इट्स अ ग्लैमरस इंडस्ट्री इन अ सेंस कि आज मैंने इधर प्रोजेक्ट बनाया. तो ये एक कारण था जहाँ पे पहले लोग करना चाहते थे कि अरे मेरा प्रोजेक्ट इधर आ रहा है, NPNC रोड पे आ रहा है, वर्ली में आ रहा है, बिग नेम्स. सो दैट एक्साइटेड पीपल अर्लियर एंड बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट दैट सिंपल. सो देयरफॉर अगर आप में वो एक्सपर्टीज है, आपने वो सब साइकिल्स देखी हुई है कि इसको कैसे नेविगेट करते हैं, व्हाट डू यू नीड, व्हाट इट टेक्स, तो आप टिक सकते हो. अदरवाइज आप नहीं टिक सकते अभी. बट अभी भी तो ऐसे होता है ना कि इफ़ आपका बहुत बड़ा कंग्लोमरेट है, बहुत पैसे हैं, तो it's very obvious for you to start a real estate brand. So yes, it's very obvious to, because again same thing, it's again glamour name कि मैं मेरे नाम का एक ब्रांड बने. ग्लैमर एंड नेम की वजह से, because some people जिनके इतने बड़े नेम है वो और ग्लैमर नेम के लिए शायद नहीं करेंगे. ये लोग आज से नहीं 20-25 सालों से कुछ ना कुछ रियल एस्टेट में करते आ रहे हैं. If you look at say Birla, they had a business of real estate for last 20 or 30 years. They were doing real estate some or the other way. कैसे? Now they are doing, so look, they had like बिरला नियारा नहीं है बस नया, वही से स्टार्ट नहीं हुआ. नहीं. सो बिरला का तो काफी, इफ यू लुक एट द एंटायर, आप उनकी जो पूरी मिल्स थी लोअर परल में, वो मिल्स के बाजू में उनके स्टाफ क्वार्टर्स है, वो पूरी मिल उन लोगों ने डेवलप की है. दे हैव लार्ज लैंड पार्सल्स इवन इन थाने. So they've been doing a lot of work. Godrej, तो as you know, it has like huge trucks of land. And दूसरा क्या होता है राज, these are all thorough, good, large goodwill names. Like a Birla, Godrej, Raymonds, L&T. आज ये लोग कभी भी, आज के मार्केट में भी कभी भी फेल नहीं करेंगे. डिले हो सकता है बिकॉज मार्केट्स अप एंड डाउन होते हैं, कुछ नया रेगुलेशन आ गया, कहीं पे उनको कुछ नेविगेट करना पड़ा, बिकॉज जो आज प्रोजेक्ट चालू किया था ये सोच के कि एक्स रेगुलेशंस है, एक एक्स लॉज है, वो चेंज हुए 1 साल बाद, तो उसको शायद नेविगेट करने में थोड़ा टाइम लगे, आपको रिकूप करना पड़े. बट दीज सॉर्ट ऑफ नेम्स फेलिंग will be a next to impossibility. हाँ, 3 साल का प्रोजेक्ट को 4 साल लग सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि ये 3 साल वाला प्रोजेक्ट कभी बने ही नहीं या 15 साल लग गए. Because of the groups are so large and they have no worry about funding. Their brands are very, very important. They know how to execute projects. Real estate एक small part हुआ. They've executed large factories and industries, etc. So they know what it takes. True. It's just a question of recouping themselves. Whereas अगर ये से मैंने एक ब्रांड चालू कर दी, मेरे पास ना वो फंडिंग है, ना मेरा ब्रांड है, ना मेरा वो एबिलिटी है, तो ऐसा कोई मोड आता है जहाँ पे लॉस चेंज हुए, जहाँ कोई नया रेगुलेशन आ गया एंड आई डोंट हैव द एबिलिटी टू टैकल इट, तो मैं फेल करता हूँ. एंड मैं फेल इतना बुरा करता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं 3 साल का प्रोजेक्ट 4 या 5 साल में कंप्लीट करूँगा, मैं शायद ये कर ही ना पाऊँ. फिर आई विल गो अंडर IBC, NCLT, या मुझे कोई टेक ओवर करे, तब जाके कोई प्रोजेक्ट बनेगा. एंड तब तक जिसने मेरे साथ इन्वेस्ट किया हुआ है will have to either wipe out their hands or wait till I am taken over. मेरे को ना एक प्लेबुक समझनी है कि हाउ रिच लोग, अल्ट्रा वेल्दी लोग, लार्ज इंस्टीट्यूशन ये कैसे सोचते हैं रियल एस्टेट के बारे में वर्सेस एक नॉर्मल यंग इंसान जिसको शायद पैसे बनाना स्टार्ट करने रियल एस्टेट में, या जिसके पास सिर्फ थोड़ा सा ही, वो शायद अपना सिर्फ घर ही खरीदेगा या सिर्फ एक रेंट पे प्रॉपर्टी चढ़ाने के लिए खरीदेगा, वो कैसे सोचता है. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड the middle class thinking of real estate versus ultra wealthy thinking of real estate, right? कि first तो actually help me understand कि जो ultra wealthy लोग होते हैं वो actually property के बारे में सोचते कैसे हैं? Like why do ultra wealthy people think of property? So Raj, I think what happens, and again legally maybe this question, the answer is also in terms of their own diversification. Ultra wealthy लोग who have 1,000, 2,000, 5,000 crores, 500 crores से लेके आप 5,000 crores तक जाइए, the avenues to invest is also limited. आप कितना ही equity में डालोगे, gold में डालोगे. So this is a diversification for them. Okay. They think of it as a absolute investment and they are not attached to a property. Like middle class आदमी जब एक घर खरीदता है, as you rightly said, वो उसकी पूरी life savings एक
घर में डाल देता है, वो उसके आगे सोचता नहीं है। उसके लिए वो एक घर उसकी ये जीवन के लिए बहुत हो जाता है। वेयर इज अल्ट्रा वेल्दी इंडिविजुअल्स इफ यू सी, वो लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जो एकदम नेसेंट स्टेज में है, 100 करोड़ 200 करोड़ डाल देंगे, उसको कंस्ट्रक्ट होने देंगे, और एक स्टेज के बाद जब वो रेडी हो जाता है, दे नो दैट दे हैव मेड अ मल्टीपल आउट ऑफ इट, दे विल सेल एंड री इन्वेस्ट. सो दे टेक इट एज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स rather than either for personal use. Of course they have their own houses for personal use. Beyond that, whatever they are doing, एक investment strategy के हिसाब से करते हैं for diversification and for ring fencing on a bad day. Whereas a middle class guy, उसके लिए तो बस वो एक घर उसका पूरा जीवन है, तो he will spend all the money that he has just to buy that house and that's it. So एक बहुत इमोशनल है और एक बिल्कुल ही अनअटैच्ड है. इट्स अ कंप्लीट अनअटैच्ड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, और एक एकदम इमोशनल है, एस्पिरेशनल है. आज एक आदमी जो रेंट पे आया है इन बॉम्बे में रहने काम करने, उसका एक एस्पिरेशन है कि मैं घर करूँ, एक भले वो 1 BHK हो या 2 BHK हो, एंड उसके बाद उसका एक वो एस्पिरेशंस ख़त्म हो जाते हैं. फिर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अभी इसको और बढ़ाऊं, अनलेस आइदर वो खुद बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो या देयर चिल्ड्रन आर बिकमिंग मोर सक्सेसफुल, तब जाके वो सोचते हैं कि ओके अभी ये 1 या 2 को मैं कन्वर्ट करूं. बट मोस्ट ऑफ आर इंडियन पॉपुलेशन, स्पेशली Tier 1 सिटीज़ में आप देखेंगे तो उनका एस्पिरेशन ये रहता है कि मुझे एक घर बनाना है, रेंट पे रहता हूँ, मुझे एक घर बनाना है, और उसके लिए वो पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं. सो टेल मी, व्हेन अ लार्ज फैमिली ऑफिस जो अनअटैच्ड वे में घुसते हैं प्रोजेक्ट में, राइट, एक या तो प्राइवेट इक्विटी फंड जिस 100 200 500 हज़ार करोड़ लगाना चाहता है, जब वो रियल एस्टेट की तरफ देखते हैं, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो वो देखते हैं जो एक नॉर्मल इंसान सोचता भी नहीं है बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ लेट्स से सिंपल फ्लैट? सो सी आई विल ब्रेक दिस इनटू 2. एक होता है कि जहाँ पे एक अल्ट्रा वेल्दी इंडिविजुअल एक इन्वेस्टमेंट के लिए देखता है, वो ये देखता है ऑब्वियसली बियॉन्ड उसका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कि ये बढ़ेगा, कितना इसका पोटेंशियल है, कौन से माइक्रो मार्केट में ये ऑपरेट करते हैं, इसमें कोई डिसप्रोपोर्शनेट गेन्स का अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, एक तो वो देखता है. एंड लीगली वो ये देखता है कि मैं कौन से ब्रांड के साथ अटैच कर रहा हूँ, बिल्डर कौन है, बिल्डर ने हर एक काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी देखी है कि नहीं. कल उठ के कोई ऐसा टाइम आया जहाँ रिसेशन आ गए, फंडिंग की तंगी हो गई, ये बिल्डर इसको पार कर पाएगा कि नहीं, तो ये देखता है. सेकेंड, वो ये ऑब्वियसली देखता है, वो पूरा चेक करता है उसका टाइटल, उसका लैंड में कोई इश्यूज़ है कि नहीं, बिल्डर से मीटिंग करते हैं, बिल्डर से समझते हैं कि उनका क्या व्यू है. एंड तीसरा, वो लोग ये देखते हैं कि इसमें एबिलिटी टू मार्केट है कि नहीं. बेसिकली अगर बनने के बाद बेच सकते हैं तो क्या एक गेन हो सकता है, नहीं बेचे और इसको रेंटल पे डाले तो रेंटल का क्या अपॉर्चुनिटी है, वेदर इट्स क्लोज टू सम कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, अपॉर्चुनिटी ऑफ रेंटल है कि नहीं. सो ये चीज़ें एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देखता है बिफोर वो डिसाइड करे कि वो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं. और जो इमोशनल बायर होता है वो क्या देखता है? इमोशनल बायर क्या, उसके पास राज ऑनेस्टली चॉइस बहुत कम होती है. बिकॉज एक तो ही हैज़ अ सीलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि उसके पास एक सीलिंग आ जाती है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, मुझे इससे ज़्यादा मैं डाल नहीं सकता, तो वैसे ही उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है. फिर उसको ये देखना कि अल्टीमेटली वो बेचना नहीं चाहता है, सो ही हैज़ टू ओनली इंश्योर कि ये एक बिल्डिंग मेरी बनेगी कि नहीं. एंड यहाँ पे ही मोस्ट लोग मिस्टेक करते हैं, वो ये देखते नहीं हैं कि बिल्डर कौन है, ये देखते नहीं है कि क्या प्रोग्रेस हुआ है, ये देखते नहीं है कि ये बिल्डिंग में अप्रूवल्स आए हुए हैं नहीं आए हुए हैं, इसका लैंड टाइटल कैसा है. अगर कोई बिल्डर ने उनको बोल दिया अगर ये मार्केट में आपको 3 करोड़ में मिलता है, मैं आपको 2.5 करोड़ में देता हूँ, एक मिडिल क्लास आदमी 8 out of 10 विल जंप ऑन टू इट, क्योंकि उसको एक 50 लाख रुपीज सेविंग इज अ बिग सेविंग इन लाइफ. सो दे विल नॉट थिंक ट्वाइस. वो बोलेगा कि यार एक एक्स बिल्डर है जो बहुत अच्छा है, उसका ब्रांड बढ़िया है, बट वो 3 करोड़ में दे रहा है, वर्सेस एक वाई बिल्डर है जो शायद उसका ब्रांड इतना ठीक नहीं है, जहाँ पे शायद पिटफॉल्स भी आ सकते हैं, पर वो एक कॉल लेता है बिकॉज ऑफ दैट इमीडिएट सेविंग. वो फ्यूचर की नहीं देखता, बट वो आज एक पैसा बचाने के चक्कर में उसका फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ करता है. वन थिंग वेरी नाइसली यू सेड कि बहुत सारे सीरियस इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि ये जो ब्रांड है, रिसेशन अगर आ गया तो उस टाइम पे भी ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. हाउ कैन वी फाइंड दैट आउट? अगर मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास इन्वेस्टर हूँ जहाँ मैंने मेरी ज़िंदगी के 3 करोड़ रुपए इकट्ठे करे और मुझे एक फ़्लैट ख़रीदना है, अब मैं ये कैसे पता करूँ कि ये जो बिल्डर है
इसने पहले कभी रिसेशन हैंडल किया है तो ताकि मेरा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा. या सो यही एक चीज़ होती है जहाँ पे आदमी क्या देखता है. आज एक जनरल आदमी आज के दिन में क्या देखता है कि एमिनिटीज क्या है, हाँ. कब बनेगी, यू नो, ऑल द बिग शो रादर देन गोइंग इनटू द रियलिटी. कि आज आप एक बिल्डर के पास गए हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं कि भाई आज 20 साल पहले से आपने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, क्या टाइमलाइंस में किए. आज से 20 ईयर्स पहले वी हैड अ 2008 इकोनॉमिक रिसेशन विच इम्पैक्टेड इंडिया ऑल्सो. कोविड का समय आया. तो ये 2 लार्ज इवेंट्स हुए हैं लास्ट 20 ईयर्स में, जो अब आपके पास एक प्रूफ बन सकता है कि ये 2 इवेंट के दौरान आपके प्रोजेक्ट्स को कैसा सफ़र किया. मींस डिड दे सफ़र और नो, टाइमलाइन कितनी एक्सटेंड हुई, कोई अटक गए थे प्रोजेक्ट्स जो आपको एग्जिट करने पड़े. ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, जो लोग पूछते नहीं हैं बिकॉज दे गेट एनामर्ड बाय लार्ज अमेनिटीज, लार्ज यू नो एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग, एंड इसके ऊपर जाते नहीं हैं जो एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर होते हैं. एंड शायद वो इतना सोचते भी नहीं है बिकॉज एक टाइम पे अगर किसी ने बोल दिया मैं आपको एक्स डिस्काउंट दे रहा हूँ मार्केट से, वहीं पे वो लोग कन्विंस हो जाते हैं कि मुझे ये एसेट खरीदना है. एंड दे डोंट गो बियॉन्ड टू लुक फॉर इट. फेयर. सो तो 2 क्वेश्चंस टू आस्क इज, क्या ये एक्चुअली आस्क भी क्या, मतलब दे कैन गूगल एंड नाउ एआई यूज एआई इन द वर्ल्ड, लुक एट ChatGPT और Perplexity एंड आपको सब डेटा मिल जाएगा. तो यू कैन जस्ट आस्क before investing anywhere या buying a house, you can first question is कि ये डेवलपर कितना पुराना है. Absolutely. और जब कोविड आया था तो इसने कैसे हैंडल किया, इसके प्रोजेक्ट डिले हुए कि क्या बर्बाद हुआ कि सही चला. एंड सेकेंड इज कि 2008 से पहले का है तो तब भी इसने कैसे हैंडल किया. These 2 large events, would you say? Yeah. Okay. Sometimes do you think we should then not trust new ones? So good question. Not really. Now again, who is the new guy? अगर वो आदमी ऐसा है जहाँ उसने कोई ऐसी चीज़ में एक्सेल किया हो पहले कोई बिजनेस में, एंड उसने हर ये एक टाइम में एक्सेल किया हो एंड वो इसमें आ रहा है, तो देन आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं ये आदमी एक यू पुट अ पंट ऑन अ पर्सन कि आज इफ से राज यू स्टार्ट सम अदर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, the probability of success is high because of what you've achieved in your this entrepreneurial journey. तो वो एक bet है. आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं is a question mark, but probability is high. So that's the But play. how do you judge? Let's say मैं अगर मेरा ही as an example start करो, right? मैं अगर एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो लोगों को मुझ पे कैसे ट्रस्ट करना चाहिए. बिकॉज अगर आपका इंसिडेंट ले लेते हैं, मैंने मेरी लाइफ में 6 बिजनेसेस करें, उसमें से 2 फेल हुए हैं, हॉरिबल फेलियर्स, एंड 4 सक्सेसफुल हुए, एंड 4 में से भी 2 मेगा सक्सेस हुआ है, राइट. तो अब इसके बेसिस पे देयर इज 33% चांस कि मैं अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो डूब जाएगा. तो कैसे कोई मुझ पर ट्रस्ट करेगा? सी आई थिंक राज, इंटेंट मैटर्स. के एक एंटरप्रेन्योर का इंटेंट कैसा है, हाउ डू वी गेट टू नो दैट इंटेंट? सो दैट इंटेंट कैन कम फ्रॉम ऑल योर पास्ट एक्ट्स. कि आपका इंटेंट इज जस्ट टू मेक मनी, इज इट ग्रीड, और आर यू जेन्युइनली देयर फॉर योर नेम? टुडे योर नेम यू वांट टू प्रोटेक्ट. सो देयरफॉर आप भी वैसा कोई स्टेप नहीं करेंगे जहाँ यू नो के रिस्क है, मैं फेल हो सकता हूँ और मेरा नाम खराब हो सकता है. तो यू ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रोटेक्ट. तो दैट प्रोटेक्शन पे एक आदमी पंट कर सकता है कि नहीं ये आदमी, मीन्स अनलेस समवन गोज कम्प्लीटली इनसेन कि मुझे तो अभी डुबाना ही है, तो बात अलग है. बट अदरवाइज समवन हुज क्रिएटेड दिस सॉर्ट ऑफ अ गुडविल, वो गुडविल पूरा उसने बेट पे लगाया है, तो उस पर एक आदमी बेट कर सकता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई नया आदमी आए वो फेल हो जाएगा या सक्सेसफुल एंड उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं है, ट्रस्ट करना चाहिए प्रोवाइडेड उसका क्या एक बैकग्राउंड रहा है, वो आदमी का ब्रांड वैल्यू क्या है, एंड हाउ मच स्किन इन द गेम वो आदमी के पास है. आज एक नया आदमी आया है मार्केट में जो बोलता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ 500 करोड़, मैंने खुद ने 200-250 करोड़ डाले हुए हैं. तो द एबिलिटी फॉर यू टू ट्रस्ट गोज हायर वर्सेस वो बोले कि 500 करोड़ का एक मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मैं तो सिर्फ 20 करोड़ डाल रहा हूँ, बाकी का 480 तो फंडिंग से आएगा और सेल्स करूँगा उसके रेवेन्यू से आएगा. देन यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि भाई क्या हो रहा है, वर्सेस अ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर डूइंग दैट बिकॉज दिस ही हैज डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन ट्रस्ट. बट अ न्यू गाय डूइंग दैट, दीज आर थिंग्स किसी और को एक देखना पड़ेगा बहुत बारीकी से. नो टेल मी, एज अ लॉयर यू फील लाइक ये मे बी शेडी साइड हो सकता है, तो मुझे 30 साइन और देखने पड़ेंगे.
किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का ब्रोशर आया मेरे पास, हाउ डू आई So I think the first three signs which gives you a red flag in your head? So I think most important ये transparency होती है. So if your brochure clearly is telling you कि project में project क्या है, you know, land underneath freehold है, government land है, क्या type का land है, and if that sort of transparency आती है तो that's a very good sign. ठीक है. If मान लीजिए कि गवर्नमेंट लैंड है एंड कोई उसको छुपाने का कोशिश कर रहा है या मार्केटिंग मटेरियल में नहीं डाल के ही इज ट्राइंग कि आप क्वेश्चन पूछिए, सो दैट्स समथिंग दैट्स अ रेड फ्लैग टू सी के यू नो आगे क्या हो सकता है. तो आप अभी के टाइम पे देखेंगे तो मोस्ट बिल्डर्स आर मोर ट्रांसपेरेंट. वो लोग जो है वो बताने को कोशिश करेंगे कि मेरा लैंड लीज पे है, कितने साल का लीज है, मेरे पास अप्रूवल कौन से आए हुए हैं. द फर्स्ट अप्रूवल दैट यू गेट इज इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल विच IOD, वो कितने फ्लोर्स तक आई हुई है. तो ये सब जब एक ब्रोशर में होता है या एक आपके कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग कॉन्वर्सेशन में आती है जहाँ पे वो फोर्थकमिंगली आपको बताते हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन. जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछे और आपको जवाब में ये आए कि अरे आप ट्रस्ट करिए, मैं हम सब कर देंगे, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग. दैट्स समथिंग दैट वन नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट. ओके, सो हम पे ट्रस्ट करिए इज नॉट ट्रस्टिंग. या मींस आप सब देख लीजिए, satisfy yourself, that's the best way forward. गॉट इट. क्या एक सीरियस इन्वेस्टर जिसको सिर्फ पैसे कमाने हैं, किस टाइप के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं वो? So see, real estate में residential if you see 2 to 3% एक benchmark रहा है, उसके ऊपर कुछ भी मिला is a great return. On commercial 5 to 6% एक benchmark रहा है, उसके ऊपर आपको अगर कुछ मिलता है that's a great return in terms of rental. And capital appreciation तो again it depends on which area you're looking at, and it can vary. Be it say now with Mumbai 3.0, Panvel, the returns can vary. There's no number that एक कोई लगा सकता है, but हाँ वो एक टाइम जब था like especially in the main MMR Mumbai region कि जहाँ आप डालिए और पैसा डबल होता है 2-3 साल में, वो बहुत कम दिखने में आएगा अब. मुंबई में से पैसे डबल होने वाला चीज़ गया, बहुत टफ, वेरी टफ. एंड कोई सीरियस इन्वेस्टर अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 7 to 9% मिलेंगे एट अ लार्जर प्रोजेक्ट, कहीं मुंबई 3.0 में बन रहा है, वो कैसे स्ट्रक्चर करते हैं अपनी डील सो दैट दे आर एबल टू प्रोटेक्ट दोज रिटर्न्स? इज देयर अ वे? So Raj, there are very few developers who ये जो promise करते हैं, because ये एक इन्वेस्टर का एक फिलोसॉफी ये रहता है कि मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन मिले, एंड 7 to 9% रेंटल यील्ड का रिटर्न एक्सपेक्टेशन कोई डेवलपर अगर उसको बोलता है वो बहुत कम देखने में मिलता है. कि जहाँ डेवलपर उसको बोलेगा कि ये 7 to 9 आई विल प्रोटेक्ट, वो आप वो नहीं देख पाएंगे. So that's second. तो then नया रियल एस्टेट एसेट विच इज़, बहुत सारे लोग, नया तो नहीं खैर बहुत पुराना है, पर ऐसे एसेट जिनके बारे में शायद नॉर्मल पब्लिक बात भी नहीं करती है, नॉट इवन अवेयर ऑफ, लाइक वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, IT पार्क्स, आपके डार्क स्टोर एज एन एंटायर न्यू एसेट क्लास विच इज़ बिकमिंग. ये सारे एसेट क्लास जब भी आप एक सीरियस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बात करो या कोई बड़े फैमिली ऑफिस से बात करो, उनके पोर्टफोलियो में ये सब होता है. Yes. ये कोई, are they good assets? They're very good assets. So in fact, as we were talking about this, Raj, that इंडिया एक ऐसे मोड पे है जहाँ पे ये सब चीज़ों की ज़रूरत है. आज टुडे यू एंड आई आर यूज्ड टू 10 मिनट में कुछ डिलीवरी हो, तो वो कहाँ से होगी इफ़ यू डोंट हैव इन सिटी वेयर हाउसिंग. सो वेयर हाउसिंग का इतना डिमांड बढ़ा हुआ है कि नॉट ओनली अमेजोन या ऐसे कोई बड़े प्लेयर्स के लिए वेयर हाउसिंग की ज़रूरत है, बट इवन दे नीड स्टोर्स इन द सिटी. सो बाहर आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी से ज़्यादा डिमांड अब इन सिटी में आई है कि जहाँ पे दे नीड टू डिलीवर थिंग्स इन 10 minutes 15 minutes. तो एक वेयर हाउसिंग की डिमांड बहुत बड़ी है. सिमिलरली विद डेटा सेंटर, विद आर डेटा प्रिवेसी लॉ जो बोलता है कि इंडिया का डेटा इंडिया में रहेगा, उसके लिए आपको डेटा सेंटर्स की ज़रूरत है. एंड वो डेटा सेंटर्स आज इतने पॉपुलर हो चुके हैं दैट उसमें रिटर्न्स आर मच हायर देन अ रियल एस्टेट रेसिडेंशियल और कमर्शियल एसेट. Okay. सो सिमिलरली वेयर हाउसिंग डेटा सेंटर्स का ये हुआ. Logistics parks? Logistics parks is again a combination of warehousing, where logistics park has like everything. You go there from the smaller warehousing store to large solar panels being stored. तो बहुत डिमांड बढ़ चुकी है, एंड उसमें
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, एबिलिटी टू मेक हायर रेंटल यील्ड ज़्यादा है कंपेयर टू अ commercial or residential. And as you rightly said, HNIs, all large private equity groups are looking at logistics, warehousing as a real investment class in addition to residential commercial. Got it. कोई और ऐसा है underrated asset class जो लोग अभी देख रहे हैं, explore कर रहे हैं, which we would not know? So underrated ये है, and I think the future which will, in addition to ये जो हमने बात की, is student housing, को लिविंग, सीनियर लिविंग. आज आप देखेंगे तो इंडियन पॉपुलेशन, आप अगर डेटा निकाल के देखेंगे तो पेरेंट्स आर हियर, चिल्ड्रन हैव मूव अब्रॉड. तो एक ऐसे एसेट क्लास की ज़रूरत पड़ेगी आज नहीं तो 10 साल बाद इंडिया में, जहाँ पे सीनियर लिविंग की एक बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, जहाँ उनको एक नर्सिंग फैसिलिटी हो, फुल टाइम कोई देखभाल करने के लिए हो, बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट हियर. ऑल लार्ज कंट्रीज लाइक US, सिंगापुर हैव दीज फैसिलिटीज़ जो इंडिया में नहीं है. तो एक बड़ा एसेट क्लास हो सकता है. रेंटल हाउसिंग, आज जैसे किसी को बॉम्बे में या दिल्ली में आके 15 दिन रुकना हो तो उसके पास एक सर्विस्ड अपार्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, उसको होटल देखनी पड़ती है. तो एक रेंटल हाउसिंग बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा. शॉर्ट रेंटल, जहाँ हर चीज़ होगी, आपको सिर्फ आपका बैग लेके आना है एंड यू लिव देयर. एयरबीएनबी तो यही करता है. एयरबीएनबी ये करता है, बट आप अगर देखेंगे तो एयरबीएनबी भी बहुत लिमिटेड है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में. आप ऐसा एक पूरा बिल्डिंग नहीं देखेंगे जहाँ पे ऑल फ्लैट्स आर ऑन रेंटल हाउसिंग. एंड आपके जो पर्सनल सोसाइटीज़ होती है, दे डोंट अलाउ सच शॉर्ट टर्म रेंटिंग बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड अदर थिंग्स. तो क्या डिफरेंस होगा एक होटल में और एक पूरी बिल्डिंग में जहाँ सारे शॉर्ट रेंटल? सो डिफरेंस ये है कि आपको होटल, ऑब्वियसली यूड स्टे, जनरली होटल में आप देखेंगे तो लोग 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन रहते हैं. बट ऐसा एक लोग आते हैं जैसे डिप्लोमेट्स, एक्सपर्ट्स, जिनको 4-4 साल, 5-5 साल रहना हो एंड जिनको पूरा अपकीप करने का, फिट आउट करने का ज़रूरत नहीं हो. एक ऐसा एसेट मिले आपको जो परफेक्टली डन अप हो, आपको सिर्फ आके प्लग एंड प्ले करना है. आप 5 दिन भी रह सकते हैं, आप 5 साल भी रह सकते हैं. दैट्स द डिफरेंस. होटल्स जनरली आर फॉर शॉर्टर टर्म्स, वेरएज ये एक चीज़ ऐसी है जो लॉन्गर टर्म है. एंड दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज इसमें ये है कंपेयर टू एनी अदर लीव एंड लाइसेंस या जो कोई करते हैं इन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, इज दैट आपका जो लैंडलॉर्ड है वो एक सोफिस्टिकेटेड प्राइवेट इक्विटी फंड है या एक बहुत एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क में है. इट इज़ नॉट कोई एक आदमी है जो उसके विम्स पे चलाता है. एक प्रोसेस ड्रिवन रेंटिंग होता है. क्लैरिटी होती है कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कि मुझे 3 महीने बाद मेरा घर की ज़रूरत पड़ गई, प्लीज़ आप निकलिए. सो दैट्स द बिगर चेंज इन रेंटल हाउसिंग. बट ये एग्जाम्पल, अगर मैंने 2 साल का रेंट अग्रीमेंट कर दिया और मैं घर पे रह रहा हूँ तो मुझे क्या लैंडलॉर्ड निकाल सकता है? नहीं. सो दैट डिपेंड्स. आपके कॉन्ट्रैक्ट में लॉक इन अगर नहीं है, अगर लॉक इन है 2 साल तक तो नहीं निकाल सकता. बट अगर लॉक इन नहीं है तो लैंडलॉर्ड बोल सकता है कि भाई आप ये टर्मिनेट करना है मुझे, बिकॉज आई नीड इट फॉर माई पर्सनल यूज या कोई और. तो ये जो आपका शॉर्ट टर्म रेंटल वाला होगा उसमें भी लॉक इन वर्सेज नॉन लॉक इन होगा, राइट? यस. सो इसमें भी लॉक इन वर्सेज नॉन लॉक इन होगा. एंड ये केसेस में क्या होता है कि द एंटायर बिल्डिंग इज अवेलेबल फॉर द लैंडलॉर्ड टू रेंट. सो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है. सो फॉर हिम टू कम टू यू टू से कि आप जाइए, उसका एक सर्कमस्टेंसेस कम हो जाती है. एंड ये केसेस में हमने ये देखा है स्पेशली इन अदर कंट्रीज जहाँ पे लिटरली फ्रॉम 1 डे स्टेइंग टू 1 ईयर स्टेइंग आप फ्रीली रह सकते हैं. आपको वहाँ पे किसी की ज़रूरत, मीन्स इन टर्म्स ऑफ योर हाउस इज़ फुली डन अप, आपको फ्रॉम कुकिंग सर्विस, क्लीनिंग सर्विस सब मिल जाती है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. ओके, सो इट्स मोस्ट सर्विसेज देन एनीथिंग. क्योंकि रहने का तो आई वुड अज्यूम कि रेंटल हाउस भी अगर 1 साल रहना है तो मैं मिल जाएगा मुझे फुल्ली फर्निश्ड हाउस, प्लग एंड प्ले वाला. करेक्ट. सो वो मिल जाता है. दैट सर्विस नहीं मिलेगी. एंड वो रेंटल हाउस ढूंढने में आपको एक दिक्कत आती है. इट्स नॉट एज ईजी वर्सेस जब ये रेंटल हाउसिंग शुरू होगा बॉम्बे में. आपको पता होगा हर एरिया में एक ऐसा बिल्डिंग है जहाँ पे आप कभी भी जाके, कहीं पे भी जाके अवेलेबिलिटी मिल सकती है. ओके, सो लेट मी गिव यू 2-3 एग्जांपल्स जो मुंबई में यूजुअली लोग मांगते हैं, ठीक है? कि एंड यू टेल मी इस टाइम पे प्रेस करना चाहिए कि फोल्ड करके घर चले जाओ, उस पर वो बज नहीं करेंगे यूजुअली. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट Tier 1 बिल्डर्स, टॉप 1. ओके, सो लेट्स से बिल्डर बोलते हैं आपको 3 साल में पोजेशन मिलेगा लेकिन आपको 2 साल में ही चाहिए. प्रेस और फोल्ड? इफ़ आपका 2 साल एकदम सैक्रोसेंट है एंड कोई रीज़न है जो आप एक्सटेंड नहीं कर सकते 2 साल, देन फोल्ड. नहीं, मतलब आई वांट टू. बिल्डर सी टाइमलाइन पे बिल्डर कभी नेगोशिएट नहीं करता.
उसका जो फिक्स है वो वही है। बिकॉज सी बट कभी कभार होता है ना कि 10 फ्लोर इतने तक बन जाएंगे, 20 इतने तक बन जाएंगे, 30 लाइक सम या सो बिल्डर कैसा एक प्रोजेक्ट का एक आउटर टाइमलाइन लेके चलता है, देन बिल्डर के पास ऑप्शंस रहता है टू गेट ओसीज फॉर पार्ट फ्लोर्स। मान लीजिए 20 माले की बिल्डिंग है, तो बिल्डर बोल सकता है कि मैंने 5 माले फुल कंप्लीट किए, मेरा काम चालू है, तो मैं 5 माले की ओसी लाऊंगा, फिर और 5 माले की, फिर वैसे कर करके। सो वो एक डेट्स देता है, बट वो डेट कभी नेगोशिएबल नहीं होती, बिकॉज बिल्डर ने जब वो एक डेट फाइनल की होती है तो बहुत सारे चीज़ ध्यान में रख के, कॉन्ट्रैक्टर टाइमलाइंस, उसने एक रेरा में टाइमलाइन दी होती है, तो टाइमलाइन पे कभी कोई डेवलपर नेगोशिएट नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ नॉट अ टाइमलाइन दैट ही इज जस्ट गिवन आउट ऑफ थिन एयर। इट इज़ अ साइंटिफिकली कैलकुलेटेड टाइमलाइन कि ये है। प्राइस नेगोशिएशन हो सकता है, आपकी और कोई चीज़ नेगोशिएट हो सकती है, बट टाइम विल नेवर गेट नेगोशिएट। सो अगर आपको एक चीज़ ऐसी है कि 2 साल में ही चाहिए, बट वो बिल्डर ने 3 बोली है, तो वो कभी 2 पे नहीं आएगा। ओके और फिर अगर कोई बिल्डर या ब्रोकर आपको सिर्फ बेचने के लिए बोलता है मैं 2 साल में आप करवा देगा, बिल्डर तो बोल ही रहा, 3 तो ऐसे ही बोलते हैं, नहीं इट्स अ रेड फ्लैग। नहीं। सो ऐसी बात हो सकती है जहाँ पे इन रेरा ही हैज़ गिवन अ लॉन्गर टाइमलाइन, बिकॉज रेरा में आपको एक टाइमलाइन देनी पड़ती है, जो आपने ब्रीच की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डायर होते हैं, तो वो बिल्डर एक ग्रेस लेके करता है। एंड उसके बाद एक टाइमलाइन आपको कमिट करता है कि भले मैंने रेरा में से 2030 किया है, बट मैं 2027 तक ये कर दूंगा, ये मेरा प्लान है। तो दैट समथिंग दैट अ कमिटमेंट कैन बी गिवन, बट अगर वो आपको कहीं लिख के नहीं दे रहा है कोई, दैट मीन्स कि फिर वो आप ultimately for you that timeline is what is written, not what is spoken. अच्छा, तो कोई लिख के दे रहा है कि 5 साल होगा, लेकिन आपको बोल रहा है सिर्फ बेचने के लिए probably कि मैं 3 साल में ही कर दूंगा। So you can't, because you can't hold them accountable. You should not even buy this in thinking this. Correct. Maybe अगर हो गया तो बढ़िया, आपकी लॉटरी है, नहीं हुआ तो it was always 20. Correct. Okay, ठीक है। Then आपको चाहिए 10% डिस्काउंट, लेकिन बिल्डर आपको दे नहीं रहा है, प्रेस और फोल्ड। सो अगेन डिपेंड्स। मैंने फुल ट्राई कर चुका हूँ, मुझे मालूम है कि ये नहीं होने वाला है, एंड इफ माई प्राइस इज स्टिल नॉट रीच्ड, आई हैव दैट एबिलिटी टू पे 10, देन आई विल प्रेस एंड आई विल गो अहेड एंड डू इट। बट मुझे लगता है नहीं, मेरा वो थ्रेशोल्ड आ चुका है, इवन आफ्टर गेटिंग फ्रॉम एवरीवेयर वो आ चुका है, अब नहीं हो रहा है, देन आई विल फोल्ड। रियली डिपेंड ऑन मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड। What large projects do, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट निकालते हैं, राइट? तो जब स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट निकालते हैं तो आप जाके उनके साथ 10% तो रूम ऑफ नेगोशिएशन होता है। सो ऐसा कोई एक फॉर्मूला नहीं है ऑनेस्टली। 5% 10% डिपेंड्स वो प्रोजेक्ट के ऊपर, वो डेवलपर के ऊपर, वो टाइम पे उसका कितना फ्लैट बिका हुआ है, डिमांड क्या है, बहुत वेरिएबल्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिलना ही मिलना है 10%। एट टाइम्स कुछ नहीं मिले, एट टाइम्स शायद 10 से ज़्यादा भी मिले। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन दैट टाइम। बट मांगना चाहिए हर बार डिस्काउंट? डेफिनेटली आई थिंक मांगने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए आप क्या मांग रहे हो। आप अनरीजनेबल नहीं हो सकते, एंड आप किससे मांग रहे हो, तो वो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यू आर नॉट जस्ट आस्किंग फॉर द सेक ऑफ आस्किंग। ओके, फ्री पार्किंग, press or fold? So I think there are no free lunches. There are no free lunches, unfortunately. See, एक ये होता है कि probably मुंबई में free lunch you'll get free parking. So I think आप देखेंगे तो कोई प्रोजेक्ट में ऐसा कोई फ्री चीज़ मिलती नहीं है, पार्किंग हो या कुछ भी हो। So it's always baked into your full consideration price. So कोई ये एक्सपेक्ट करे कि मुझे ये कंसिडरेशन में एक दे रही है, एक बिल्डर एक पार्किंग दे रहा है, मुझे 2 दे दे फ्री में, दैट्स टू बिगिन विद मेरे हिसाब से इट्स अनरीजनेबल आस्क। Okay, so and what challenges can I face after the possession? So after possession, challenges are not so challenges. Look, after possession, builders are required to ensure for 5 years that if there is any structural issue or say for example structural damage, the builder has to make good, provided वो damage आपसे नहीं हुआ या बिल्डिंग में कोई रहते आदमी से नहीं हुआ, वो नेचुरली हुआ है 5 साल, तो for 5 years builder is liable to the society and to the building. Okay. Post possession, builder is liable also to form a society and convey the land. तो लैंड का कन्वेयंस और सोसाइटी फॉर्मेशन बिल्डर को करनी होती है पोजेशन देने के बाद।
तो ये दो चीज़ ऐसी रहती है जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बिल्डर की पूरी करने में। पोस्ट आपका बिल्डिंग कंप्लीशन हो गया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया, पोजेशन दे दिया, देन ये सब फॉर्मेलिटीज़ बिल्डर करता है। बट ये सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं पानी की, डिफरेंट प्लम्बिंग ख़राब हो गई, या फायर सिक्योरिटी के जो इक्विपमेंट्स थे वो सही से नहीं था, ड्रेनेज इज़ नॉट इन द राइट वे, पेस्ट रोडेंट कंट्रोल ढंग से नहीं किया हुआ हो, लाइक विच इज़ अ वेरी, मुंबई में तो रोडेंट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, राइट? चूहे कहीं से भी आ जाते हैं, एंड देन यू आर नॉट, if you've not made your building in the right way, then बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ड्रेनेज इज़ अ बिग प्रॉब्लम, पानी का इज़ अ, बाथरूम स्मेल्स इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ों में बिल्डर टेक्स एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो यस, वर्कमैनशिप, स्ट्रक्चरल इश्यूज, बिल्डर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लम्बिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है एंड वो प्रॉब्लम बिल्डर की वजह से हुई है, आपने आपका घर फिट आउट करने के टाइम पे किया नहीं हो, देन बिल्डर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने बोला लाइक सम अदर मेंटेनेंस इशू, फायर वर्क नहीं कर रहा है, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 साल तक बिल्डर लेता है। रोडेंट एंड ऑल ऑल्सो बिल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो करते हैं फिर, बट रोडेंट इज समथिंग दैट नोबडी बियॉन्ड अ पॉइंट कैन स्टॉप। बट व्हेन इट कम्स टू वर्कमैनशिप, इलेक्ट्रिकल इशूज आए, प्लम्बिंग इशूज आए, फायर सेफ्टी में कोई इशू आए जहाँ पे इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे, तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ड्रेनेज और ड्रेनेज भी, ड्रेनेज प्लम्बिंग इज अ प्रॉब्लम, यस, इन केस एंड लेट्स से योर बाथरूम स्मेल्स, और ये किसी ने कुछ बताया नहीं था कि there's a different way they're using, it's a bad way, right way, ये सब आपको करने जाने के बाद ही पता चलता है। तो बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर आप उसको अकाउंटेबल कैसे करोगे, क्योंकि वो तो 50 जगह और बिल्डिंग्स बना रहा है एंड ही इज लाइक अ बिग गाय। नो, सो सी, आज एक ड्रेनेज में प्रॉब्लम आया या प्लम्बिंग में इशू आए, तो अंडर लॉ स्टैट्यूटरीली अलॉटीज आर प्रोटेक्टेड, बिकॉज आप एक लेटर लिखिए बिल्डर को, वो एंड he has to legally look at that problem and resolve it. But do they? Most of them do because again, see, most cases में ये भी होता है, जो larger projects होते हैं जहाँ पे builder खुद 12 महीना 18 महीना खुद मेंटेन करता है, एक तरीके से वो एक चलाता है सोसाइटी को, उसका वर्किंग समझाता है सोसाइटी को, फिर 18 महीने बाद हैंड ओवर करता है। सो दैट एक वर्क का सेटअप होता है, एक ऑपरेशन एजेंसी रहती है जो इसको ऑपरेट करती है, मेंटेन करती है, तो एक उसकी एक मेथोडोलॉजी रहती है जिसपे काम चलते रहता है। सो मोस्ट केसेस में तो आप 18 महीने तक बिल्डर को भी वहाँ ही पाओगे, मीन उसके एम्प्लॉयज़ को, जो आदमी प्रोजेक्ट लीड है उसको। सो जनरली दे विल लुक एट दीज टीथिंग इशूज एंड रिजॉल्व इट। Okay. So, see, all of these are complications, which is why it's very important for you to go for a big brand. Exactly. A trusted brand. क्योंकि ये सब तो कोई छोटा बिल्डर हो ढूंढोगे कहाँ? नहीं, इवन सी, छोटा हो या बड़ा, वन इज दैट स्टैट्यूटरीली भी छोटा बिल्डर को भी यही सब करना पड़ता है 5 साल के लिए। उसकी भी अगर उसने खराब कर दिया, वर्स्ट केस, वेयर विल यू फाइंड इट? उसका नाम का कोई उसको वैल्यू नहीं है। एब्सोल्युटली, जितना ब्रांड ट्रस्टेड होगा ये सब इश्यूज आपके कम होते जाएंगे एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। दैट्स एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज अ लार्ज ब्रांड, उनको तो फर्क पड़ेगा कि कोई मेरा रेसिडेंट ही कोई वीडियो बना के मेरे बारे में उल्टा नहीं डाल दे, क्योंकि मुझे 15 प्रोजेक्ट और बेचने हैं। एग्जैक्टली, यू आर राइट। एंड यही एक फियर की वजह से लोग करते हैं। एंड एक है कि ब्रांड खुद को ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो वैसी चीज़ें करेगा भी नहीं जो शॉडी हो, जो ठीक नहीं हो। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वर्कमैनशिप में कोई प्रॉब्लम आया हो, सो इट विल एड्रेस दीज इशूज। गॉट इट। व्हाट इज़ वन क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो बिल्डर से जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि टाइटल प्रॉब्लम है कि नहीं है? सो सी, आई थिंक टाइटल प्रॉब्लम है कि नहीं, एक क्वेश्चन में पूछना बहुत टफ है, बट डेफिनेटली आप ये पूछ सकते हैं कि आप कितने टाइम से ये प्रोजेक्ट में है, आपका मान लीजिए फ्री होल्ड लैंड है कि नहीं है, आपकी खुद की ओनरशिप का है कि आपको किसी ने राइट्स दिए हुए हैं, वो राइट्स आपको दिए गए हैं तो परपेचुअल राइट्स है, इन द सेंस के कोई टर्मिनेशन है कि नहीं। आज मैंने, मान लीजिए मेरा लैंड है, मैंने बिल्डर को दिया, पर मैंने मेरे अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि एक ये स्टेप्स है, अगर ये नहीं हुए तो मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ, वैसा कोई चीज़ है कि नहीं। तो ये मेन क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं जिससे आपको पता चले कि टाइटल क्लियर है कि नहीं। एंड आप ज़रूर उनसे एक उनका खुद के लॉयर का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं टाइटल का, कि जिसमें ये सब लिखा होता है। ये सब चीज़ अभी बहुत फ्रीली अवेलेबल है। और ये सब फॉर्ज हो सकता है? नहीं, सो स्पेशली इन नाउ in these circumstances, no. Okay. Have you heard of this term penalty asymmetry? Yeah. This been talked a lot. Yeah. कि जब आप बिल्डर अगर लेट होता है
तो उसकी पेनल्टी बहुत कम होती है, लेकिन अगर बायर लेट हो जाता है तो उसकी पेनल्टी बहुत बड़ी होती है। So yeah, इसको कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं? yeah. So एंड कैसी होती है? लाइक पहले एक्सप्लेन मी कि बिल्डर को कितनी पेनल्टी लगेगी अगर वो डिले करेगा प्रोजेक्ट, वर्सेस बायर को कितनी लगेगी? सो बिल्डर अगर डिले करता है तो थैंकफुली नाउ अंडर एरा देयर इज अ सेट नॉर्म कि बिल्डर डिले करता है तो बायर के पास दो चॉइस होती है कि आइदर इट एग्जिट्स, and when it exits, builder will pay whatever money that he has invested plus interest at SBI rates plus 2%. If the buyer says no, I don't want to exit, लगता है 3 ही महीने का डीले है, मैं रुकता हूँ, तो for that 3 months of delay या 6 months or whatever is the delay, उतने की interest बिल्डर देता है at SBI plus 2%. ओके, बट अगर मुझे लेना हो, वापस निकलना हो, तो कितने टाइम बाद बिल्डर पैसे देता है? सो जनरली वो डिपेंड करता है आपके अग्रीमेंट पे, क्या आपने अग्री किया हुआ है कि ऐसे केस में जहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा तो कितने टाइम में बिल्डर रिफंड करेगा। तो व्हाट इज यूजुअल? जनरली यू सी के 30, 60 या 90 डेज के अंदर बिल्डर आपको रिफंड दे देता है बिल्डर 3 महीने पैसे? सो सी अगेन लाइक द लार्जर बिल्डर्स और द गुड बिल्डर्स और मोस्ट बिल्डर्स आई वुड से हु आर कॉन्शियस ऑफ देयर ओन ब्रांड, सब देते हैं। Okay. कोई चाहता नहीं है कि यू नो ऐसे चीज़ों में एम्ब्रॉयल हो, बिकॉज इट्स स्ट्रेट केस, जहाँ पे होगा वहाँ पे कोई इशू नहीं आते। ठीक है, सो दैट इज पेनल्टी। एंड देन बायर अगर डिले कर दे तो? सो बायर अगर डिले कर दे तो भी सेम पेनल्टी जनरली होती है। व्हाट हमने देखा है एंड व्हाट अगेन द लॉ प्रोवाइड्स कि 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स अगर आपने ब्रीच किए तो बिल्डर जनरली खाली इंटरेस्ट लगाता है, बट बियॉन्ड दैट अगर आपने डिले किए मीन्स दैट आप हैबिचुअल डिफॉल्टर है, तो बिल्डर के पास भी अपॉर्चुनिटी होती है आपको प्रोजेक्ट से निकालने की। एंड वो टाइम पे वो नहीं, पूरे पैसे नहीं, डिपेंड करता है 10 to 20% आपने जो भरा है उस पर वो फॉरफिट कर सकता है वो पैसा एज अ पेनल्टी। बिकॉज देखिए आपके पैसे से भी कंस्ट्रक्शन चलता है, तो 1 डिफ़ॉल्ट 2 डिफ़ॉल्ट 3 डिफ़ॉल्ट तक बिल्डर मैनेज करता है, बट बियॉन्ड दैट अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो बिल्डर के लिए फिर वो मैनेज करना टफ हो जाता है। सो इट देयर हैज़ टू बी अ डिटरेंट कि अदरवाइज आप सोचिए कि मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, वो तो 6% इंटरेस्ट लगाएगा पर मेरा पैसा बाहर इक्विटी में 12% कमा रहा है, क्यों दूँ मैं उसको? तो ये एक हैबिट स्टॉप करने के लिए जनरली ये सब क्लॉजेज रहते हैं। ओके, देन देयर आर 3 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जो भी कोई घर खरीदता है तो उसको डील करना पड़ता है। फर्स्ट इज कन्वीनियंस डीड, फिर अलॉटमेंट लेटर, एंड देन सो मेन द फर्स्ट थिंग इज अलॉटमेंट लेटर। जब आदमी कोई खरीदता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है फर्स्ट, लाइक यू पे अ वेरी स्मॉल टोकन 1 लाख 2 लाख, तो एक EOI बिल्डर लेता है कि हाँ आपका मैं ये ब्लॉक कर रहा हूँ ये फ्लैट, देन यू पे अ हायर अमाउंट, देन देयर इज अलॉटमेंट लेटर अप टू 10%, आफ्टर 10% तो पहले ओके, एक्सप्लेन मी दिस एंटायर प्रोसेस कि क्योंकि सेल अग्रीमेंट कब बनता है, पोजेशन की चीज़ें की बातें कब होती है, कन्वीनियंस डीड क्या होती है, अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, स्टार्टिंग में टोकन कब, लाइक करेक्ट। जैसे मैं एक बायर हूँ, मुझे अब घर खरीदने जाना है। सो आप एक बायर हो, आप बिल्डर के पास गए, आपने एक फ्लैट डिसाइड किया कि मैं ये X फ्लैट ले रहा हूँ, उसके लिए बिल्डर आपको पहले एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जनरली देता है विच कॉल्ड एन EOI, जो आप जस्ट 1 लाख 2 लाख टोकन देके वो एक ब्लॉक कर रहे हो फॉर अ फ्यू डेज। तो उसके पहले मुझे कोई डॉक्यूमेंट मिलता है कि पहले मैं पैसे देता हूँ फिर कुछ मिलेगा? पहले आप उसको एक 1-2 लाख देते हो, फिर वो आपका, और वो 1-2 लाख दे दिए, और कैसे पता चलेगा कि सही गए? क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। सी डॉक्यूमेंट आपको आज आप जहाँ पे भी जाते हो, कोई भी प्रोजेक्ट बिल्डर बेचने के पहले या मार्केट करने के पहले रेरा में रजिस्टर करता है, उसके पहले तो इट कांट इवन एडवर्टाइज और सेल। सो आज आप जाने के पहले ही आप रेरा वेबसाइट पे सब चीज़ डाउनलोड करके देख सकते हो, प्रोजेक्ट का क्या डिटेल्स है, टाइटल क्या है, अप्रूवल्स कितने हैं। सो बेसिक तो आपके पास ऑलरेडी है, इवन इफ बिफोर आप बिल्डर के पास गए हैं, ठीक है, आप विद द क्लिक ऑफ बटन एट योर होम यू कैन सी ऑल दिस, सो यू नो everything, most of it about the project before even you have approached the builder. आप गए हो ये सोच के कि हाँ अभी सब ठीक है, बिल्डर के पास गए, क्या इन्वेंट्री बची है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, फ्रॉम द प्लान्स यू सी यू डिसाइड, फिर आप 1-2 lakhs देते हो to take some more time, a week 10 days to arrange for your funds to pay up to 10%. और ये 2 लाख वापस मिल जाता है? Yeah, so most of अगर मुझे नहीं, एक हफ्ते बाद मन नहीं हुआ, yeah, so वो अग्रीमेंट में लिखा होता है कि आप X डेट्स में कंप्लीट करें, नहीं करें तो what are the consequences, आप वापस ले लीजिए पैसा, वो सब इसमें लिखा होता है। फिर वो करने के बाद वंस यू डिसाइड सेइंग यस आई वांट टू गो अहेड, यू अरेंज फॉर आपका जो फंड्स होगा, वो फंड आप देंगे अप टू 10% ऑफ योर कंसिडरेशन, तब वो अलॉटमेंट लेटर करते हैं आपके फेवर में, जहाँ पे वो एक अपार्टमेंट आपके नाम पे ब्लॉक हो जाता है, वो किसी और को नहीं बेचेंगे।
एक बार अप टू 10% देने के बाद से 9.99% आपने दे दिया, उसके बाद बिल्डर आपको एक पूरी शीट देगा कि ये हिसाब से, ये वाटरफॉल के हिसाब से आपको आगे का पैसा भरना है। ठीक है। तो जब आप 9.99 के ऊपर कुछ भी देंगे, आपके फेवर में एक अग्रीमेंट होता है विच इज कॉल्ड द रेरा अग्रीमेंट फॉर सेल। दैट्स द फर्स्ट मेन अग्रीमेंट विच इज रजिस्टर्ड, ओके। जिस पे आप स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, फिर जीएसटी भरी जाती है, एंड वो फ्लैट आपके नाम पे रजिस्ट्री करते हैं 10% के बाद। यस। तो 10% के पहले अगर 9% 8% पैसे भरे हो तो उसका क्या होगा? सो दैट मनी आपके नाम पे ब्लॉक्ड होता है। आपने जस्ट 10% के ऊपर जब भरते हैं तो ये पूरे जो आपने पैसे भरे अप टू 10, वो पूरा अग्रीमेंट में लिखा जाता है, पूरा फ्लो के आपने एक्स डेट पे ईओआई पे ये भरा, फिर इतना अलॉटमेंट लेटर पे भरा, इतना अग्रीमेंट फॉर सेल में भरा, एंड दैट इज काउंटेड टुवर्ड्स योर मेन कंसिडरेशन। ओके। तो अब जो मान लो कि सिर्फ अलॉटमेंट लेटर के लिए 5 लाख ही भरे, अभी तक मैंने 10% पैसे नहीं भरे, एंड बिल्डर को अगर नहीं बेचना है तो 5 लाख मुझे रिटर्न करके उसके पहले कर सकता है वो? यस। सी क्वेश्चन, जब तक सेल अग्रीमेंट नहीं हुआ तब तक वो वापस कर सकता है? नहीं। सो क्वेश्चन ये है कि आपके अलॉटमेंट लेटर में भी चीज़ें लिखी जाती है कि इसको टर्मिनेट कैसे करेंगे, कब कर सकते हैं, आप कब कर सकते हैं, बिल्डर कब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भी मन हो गया कल नहीं लेना है आप ना बोल दे, या उसको भी मन हो गया वो ना बोल दे। प्री डिटरमाइंड इवेंट्स रहते हैं कि ये कोई चीज़ हुई तो मैं रिटर्न कर दूंगा, एंड क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, फॉरफिट करूंगा नहीं करूंगा, पूरे पैसे दूंगा, वो सब ये अलॉटमेंट लेटर में लिखा जाता है। उसके बाद मेन आप आगे बढ़े तो रेरा अग्रीमेंट होता है, जो बहुत डिटेल्ड अग्रीमेंट रहता है, जिसका एक स्टैंडर्ड रेरा ने फॉर्मेट दिया होता है, एंड ऑब्वियसली उसमें थोड़े और चेंजेस रहते हैं, जिसमें आपका पूरा राइट्स ऑफ द फ्लैट एंड आपकी ऑब्लिगेशन क्या है, आपका राइट्स क्या है, आपकी एंटाइटलमेंट क्या है, बिल्डर की ऑब्लिगेशन क्या है, वो सब लिखी जाती है। पोजेशन डेट, डिले, टाइमलाइंस, टर्मिनेशन, पेनल्टी, एवरीथिंग ये एक अग्रीमेंट, रेरा अग्रीमेंट में कैप्चर होती है, एंड वो रेरा अग्रीमेंट पे फिर स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी भर के रजिस्टर होती है। ओके। सो दिस इज योर थर्ड अग्रीमेंट इन दैट चेन। और इसके बाद अब अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट टाइमली चल रहा है, सब ठीक हो रहा है, देन एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के टाइम पे बिल्डर आपको एक पोजेशन नोटिस देता है कि आपका ये टाइमलाइन था, मैं ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले आया हूँ, प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपका टाइमली पेमेंट्स हो चुका है, एवरीथिंग इज क्लीन, आप आके पोजेशन लीजिए। सो वो पोजेशन पे लास्ट एक 10% जनरली होता है जो देना होता है आपको। वंस यू पे दैट, ऑल योर कंसिडरेशन, पेमेंट ऑब्लिगेशंस आर डन, आपको पोजेशन लेटर दिया जाता है, जिससे नाउ यू कैन ऑक्यूपाई योर फ्लैट एंड द बिल्डिंग हैज गॉट ओसी। ओके। आफ्टर ऑल ऑफ दिस हैपन्स, builder will formulate something called as a society, a cooperative housing society or a condominium, depending on क्या उसका thought process था when it start the project। तो वो बेसिस पे एक सोसाइटी बनती है, जैसे आप जैसे और 10, 20, 50 बायर होंगे, वो सबको मिलके एक वो सोसाइटी बनाता है। सोसाइटी बनाने के बाद जो लैंड और बिल्डिंग था उसका खुद का, वो पूरा वो कन्वे करता है। ओके। तो जिसमें वो कन्वेंस डीड जो आप बोल रहे थे वो होती है, वो कन्वेंस डीड रजिस्टर होती है सोसाइटी के फेवर में। तो सोसाइटी अब जाके ओनर बन गई ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, एंड वो टाइम पे आइदर बिल्डर 12 महीना 18 महीना मेंटेन करता है ये पूरा चीज़, एंड अगर नहीं करता है तो वही टाइम पे कन्वेंस के साथ वो उसको हैंड ओवर कर देता है। ओके। पूरा प्रोजेक्ट को। इज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट डिफरेंट देन कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ओसी एंड सीसी? So occupation certificate and completion certificate are interchangeably used. Many jurisdictions use it at completion certificate. In Mumbai especially, we use what we call as building completion cum OC, Okay. BCC OC. It's one composite certificate, which means that from a development standpoint, आपका पूरा building complete हो चुका है with all things that were to be done, and you have completed the building. तो it's interchangeably. Some jurisdictions they use completion certificate. यहाँ पे we use OC or Okay. BCC, building completion. It's the same. और इज इट लाइक कि एक बिल्डिंग का जिसमें 50 फ्लोर्स हैं, 20 का उनको ओसी मिल गया और फिर पूरी बिल्डिंग खत्म करने के बाद सीसी मिलेगा? So उसको बोलते हैं पार्ट सीसीज। जहाँ पे मान लीजिए 50 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, 20 फ्लोर्स के बाद उसने एक ओसी पार्ट ओसी लाया। सो फॉर द बिल्डिंग इट्स अ पार्ट ओसी, मीन्स 20 फ्लोर्स ही आए, 30 के बाकी है। Got it. फिर वो और पार्ट लेते आएगा और 10 माले, सो 30 हुए, फिर लास्ट 20, सो और पार्ट। वंस द लास्ट पार्ट ओसी कम्स, मीन्स दैट नाउ द फुल बिल्डिंग हैज रिसीव्ड ओसी। And what is conveyance deed? Conveyance deed is where the land and building is sold, means is conveyed, transferred by the developer to the society.
तो उसका ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता है अंडर रेरा, वेयर बिल्डर हैज़ टू ट्रांसफर ऑल हिज राइट्स इन द लैंड एंड बिल्डिंग बैक टू द सोसाइटी एंड देन इट एग्जिट्स द प्रोजेक्ट। ओके, सो ये सब एक इंडिविजुअल फ्लैट ओनर को भी देखना चाहिए कि नहीं? सी एक इंडिविजुअल फ्लैट ओनर का एक बार रेरा अग्रीमेंट होने के बाद डेफिनेटली एक ये कोशिश होनी चाहिए कि टाइमली सोसाइटी बने और उसका कन्वेंस हो। सो ऑल ऑफ दीज पीपल गेट टुगेदर एंड हैव अ नेगोशिएशन विद द बिल्डर कि कब होगा, एंड ये सब टाइमलाइंस आपके रेरा अग्रीमेंट में लिखी जाती है कि मैं सोसाइटी कब बनाऊंगा, मैं कब कन्वेंस करूंगा। तो ये सब बिल्डर पहले दिन ही आपके साथ जब अग्रीमेंट करता है तब पूरा लिखता है। Okay, here's a second last question, okay, which is give me a 5, 7 or 10 step process, like a checklist, कि 10 step checklist before I buy a flat. क्या डॉक्यूमेंट में मुझे देखना चाहिए कि ऐसे 10 चीज़ें बैक टू बैक सो दैट इट्स अ हैंडी कि कोई भी अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है तो वो जाके ये चेक करे बिफोर बाइंग अ फ्लैट। सो अगर फ्लैट खरीद रहे हैं एंड आई एम अज्यूमिंग अंडर कंस्ट्रक्शन खरीद रहे हैं, सो वहाँ पे एटलीस्ट टाइटल, बिल्डर का लैंड टाइटल क्या है, गवर्नमेंट लैंड है, फ्री होल्ड है, क्या लैंड टाइटल है, तो आप पहले जाके टाइटल रिपोर्ट, टाइटल सर्टिफिकेट देखिए। अप्रूवल्स कि आप कौन से फ्लोर पे खरीद रहे हैं, उसके अप्रूवल्स बिल्डर के पास है कि नहीं। सो अप्रूवल बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल। सो एंड थर्ड ऑब्वियसली द बिल्डर्स पेडिग्री, अगर कौन से ग्रेड का है, उसके पास लैंडिंग एबिलिटी कितनी है, लोन लिया है कि नहीं। एंड फोर्थ इज कि आप जो फ्लैट खरीद रहे हैं उस पर लोन है कि नहीं बिल्डर का, तो आप एनओसी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे। तो ये एटलीस्ट 4 or 5 थिंग्स आर मोस्ट क्रिटिकल फॉर एनीवन जो एक घर खरीदना चाहता है, कि ये एटलीस्ट बेसिक चेक उसको करने चाहिए। I've prepared a 10-step list. Tell me what is important, not important. Yes, check RERA registration, very important. Okay, so checklist में अपन 10 चीज़ें लिखते हैं, तो सब first is first is RERA registration, definitely verify title chain, number 2 encumbrance है कि नहीं, number 3 important कोई litigation है कि नहीं, of course number 4 agreement, ये जो दूसरे सब चीज़ें हैं, check possession date, clause penalty, ये सब agreement में आता है as we spoke। Okay, agreement will have कि आपको कब possession मिलेगा, default किया तो क्या होगा। verify OC status, this is अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं तो दिस इज प्री मच्योर, ये हुआ नहीं होगा। बट अगर आप कंप्लीटेड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे खत्म हो चुकी है, देन ऑफ कोर्स आपको चेक करना चाहिए कि ओसी है कि नहीं, और ओसी आपका फ्लोर कवर करता है कि नहीं। कंफर्म व्हाट्स इंक्लूडेड इन सेल, यस ये अग्रीमेंट में आएगा कि आपके अग्रीमेंट में आपको पार्किंग कितनी दी गई है, कहाँ दी गई है, साइज ऑफ पार्किंग क्या है। एंड अमेनिटीज़, यस कि अगर आपके मार्केटिंग मटीरियल में था आपको 10 चीज़ें मिलेगी, पिकल कोर्ट, पैडल कोर्ट, स्विमिंग पूल, वो सब अगर आप कंस्ट्रक्टेड एंड कंप्लीटेड एसेट में कर रहे हैं तो ये सब है कि नहीं। Okay. यू कैन चेक स्टैम्प ड्यूटी एंड यस ये चीज़ तो एकदम मीन्स ये स्टैंडर्डाइज्ड है। एज वी स्पोक के स्टैम्प ड्यूटी विल बी 6%, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इज 30,000 इन मुंबई, एंड इंडिपेंडेंट लीगल रिव्यू एब्सोल्युटली। हमने बात की कि टाइटल डिलिजेंस एंड आपका अग्रीमेंट भी कि यू आर going in the right direction and you are safeguarded. Is there anything we're missing? No, not really. I think this all 10 covers you completely. I wish that at least some people do at least 2 or 3 out of this. Oh, people don't do 2 or 3 also. I think बॉम्बे में लोग फ्लैट खरीदने के पहले इतनी सारी चीज़ें नहीं दिखते हैं। तो फिर ये सब देखने में कितना टाइम लगता है? So generally ये सब देखने में 2 हफ्ते से ज़्यादा, 2 या 3 हफ्ते, not more than that. Tell me one trickiest case you have solved, और या not solved, just आप जिसमें फंसे हो या आपके पास आया है कि you found something very shady, unethical practice कहीं पे, कोई tricky चीज़। shady या unethical नहीं बोलूँगा, but I think recently since COVID वैसे बहुत सारे projects या cases देखने मिल रहे हैं जहाँ for last 10-15 years project has been completely stuck. Builders have put their hands up. These were again builders who for the sake of it became builders and could not weather the storm. तो ये सारे प्रोजेक्ट्स को कैसे अब कोई अच्छा डेवलपर आके टेक ओवर करे, सब स्टेक होल्डर्स का कैसे
इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, बिकॉज देर आर मल्टीपल बायर्स जिसके पैसे लास्ट 15 साल से अटके हैं, देर आर मल्टीपल लेंडर्स जिसका लेंडिंग फाइनेंस वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, द ओल्ड डेवलपर्स नॉट सर्विसिंग द लोन्स, तो उनका कैसे प्रोटेक्शन करे, लैंड पे एनक्रोचमेंट हो गया होगा बिकॉज किसी ने ध्यान दिया नहीं है इतने टाइम पे, कॉन्ट्रैक्टर्स ड्यूज आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, तो वैसे काफ़ी केसेस आए हैं इन द लास्ट 5 years विच वी हैव बीन लकी इनफ टू बी पार्ट ऑफ, एंड हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की है एंड रिजॉल्व हुए हैं. तो ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा फीलिंग होता है कि रिजॉल्व होने के बाद कमर्शियली ऑफकोर्स नए बिल्डर को एक एसेट मिला है, बट मैनी बायर्स हैव नाउ सीन द लाइट ऑफ डे आफ्टर लाइक 10-15 years. किसी ने अपने खुद की कितनी कमाई डाली है, वो 15 साल में कितने लोग वो रहे भी नहीं है, बट उनके फैमिली अब जाके दे आर सीइंग कि नहीं अब ये कुछ हो रहा है. सो दैट्स समथिंग दैट वी हैव डन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हमने वो रिजॉल्व करने की कोशिश की है. Well, thank you so much. Most welcome. Hello. Hi, Raj. How are you? Very Nice good, to sir. meet you. Pleasure Nice to meet meeting you. Have a seat. कैसे हो? All well. I've been following you on Instagram for a very long time, and YouTube. I keep seeing your podcasts and all. Phenomenal. Especially the kind of guests you have. It's tremendous. Touch wood. God is kind, and your. We are trying. We're trying. नहीं नहीं boss, you are killing it. Not अरे, trying. कोशिश कर रहे हैं Trying कि is the understatement. नहीं we will kill it. You will see us doing things this year. By the end of this year, you will be much prouder. That's what I feel. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर हम गेस्ट ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए कि हमने क्या गलत किया और क्या अच्छा किया, ताकि उस फीडबैक से हम सीख सकें और आपके लिए और बेहतर एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकें. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इनफ होती है किसी की ज़िंदगी चेंज करने के लिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, कीप फिगरिंग आउट.